हेलो दोस्तों। सन 2020 एक अद्भुत वर्ष होने वाला है। इतिहास में जब भी या इस सदी का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 2020 का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? कि सब पर धौंस जमाने वाला मानो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा ये कर लूँगा वो कर लूँगा, एक विषाणु से परेशान है, एक वायरस से परेशान है। वह मानो जिसका एक कदम जमीन पर, एक कदम चंद्रमा पर और उसके अंतरिक्ष यान मंगल तक घूमते रहते हैं, आज वो अपने घरों में एक वायरस के चक्कर में दुबका बैठा है। जो सीना तान के घूमता था, अपनी बातों की बखान करता था, अब चुपचाप मास्क लगाए जाता और मास्क लगाए आता और डर रहता कोई बगल वाला बात न कर दे। इसी 2020 के खालीपन में या इसी 2020 के अकेलेपन में मैंने किस्सेबाजी 2020 के इस चैनल का निर्माण किया। देखिए, भारत में किस्सेबाजी एक कला है। भारत में किस्सेबाजी समय बिताने का एक प्रमुख हथियार है। भारत में किस्सेबाजी किसी को पकाने का अच्छा स्वांग है। भारत में किस्सेबाजी न की जाए तो बहुत सारे लोगों का खाना नहीं पचता। आप एक बात छेड़ कर देखिए, 10 लोग आपको घेर के खड़े हो जाएंगे और कोई न कोई किस्सा जरूर बताने लगेंगे। हर चीज़ के बारे में लोगों के पास किस्से हैं। मैं डॉक्टर विवेक आपका ऐसे ही किस्सेबाजी के चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं भी आपको किस्से सुनाऊंगा। बड़े भोकाली किस्से हो सकते हैं, कई बार बहुत लंतरानियाँ हो सकती हैं, कई बार कुछ आपको फेंकने वाला लग सकता है, पर किस्सेबाजी है तो इतना चलता है। आज मैं कौन सा किस्सा लेकर आया हूँ? आज मैं लेकर आया हूँ किस्सा अमेरिका का। अमेरिका, अरे वही अमेरिका जिसके बारे में आप जानते हैं। सपनों का देश, जहाँ सपने बिकते हैं। अवसरों का देश, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जो अमेरिका जाना न चाहे। अमेरिका रिटर्न कहलाने में जो गर्व की अनुभूति होती है, वह अनुभूति तो 4 धाम रिटर्न और मक्का रिटर्न में नहीं होती। अमेरिका होकर आइए, आपको देवत्व मिल जाएगा, लोग आपको छू कर देखेंगे। अमेरिका जाइए, आप चाहे जो कुछ भी कीजिए, बस आप बोलिए आई एम इन अमेरिका, स्टेटस सिंबल बढ़ गया आपका। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस अमेरिका की इतनी इज्जत है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, उस नाम का देश विश्व के मानचित्र में ही नहीं है। है न हैरानी की बात? पर सही है, अमेरिका नामक कोई देश मानचित्र पे नहीं है। वास्तव में अमेरिका नामक सुपर महाद्वीप है, सुपर कॉन्टिनेंट है, जिसके 2 भाग हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में एक छोटा सा देश है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उस संयुक्त राज्य अमेरिका का इतना बड़ा वर्चस्व है, इतनी बड़ी धौंस है, मतलब इतना बड़ा भोकाल है उसका, कि आप अमेरिका कहिए तो लोग उस यूएसए को ही मानते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में अमेरिका मतलब बस अमेरिका। कोई यूएसए नहीं बोलता, अधिकांश लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका, और सब समझ लेते हैं। आज मैं आपको उसी अमेरिका का किस्सा सुनाने वाला हूँ। 25 मई 2020, मिनेपोलिस जगह है, मिनेपोलिस। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति एक कन्वीनियंस स्टोर से
सिगरेट खरीदने जाता है और वह $20 देता है। जो उस वक्त स्टोर में व्यक्ति है वो ये कहता है कि जो आपने मुझे $20 दिए हैं ये नकली है। जॉर्ज फ्लॉयड ये बात मानता नहीं है, वाद विवाद होता है और वो सिगरेट लेके चला जाता है। शॉपकीपर पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, शॉपकीपर सारी बात बताता है और यह एक बड़ा अपराध है कि आप एक नकली करेंसी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और बताए हुए हुलिये का एक व्यक्ति पुलिस वालों को पार्क में अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ मिल जाता है। वह जॉर्ज फ्लॉयड है। पुलिस जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ के लाती है। जॉर्ज फ्लॉयड और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है। जॉर्ज फ्लॉयड यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने नकली करेंसी दी है। पुलिस उसे अपने वैन में, अपने जीप में बैठाने वाली होती है कि वो गिर पड़ता है। जब वो गिर पड़ता है तो शोविन नामक पुलिस वाला गिरे हुए जॉर्ज फ्लॉयड पर, जो पीठ के बल गिरा हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड पर, अपने घुटने द्वारा चढ़ जाता है। उसका हाथ पीछे मोड़ता है और अपने घुटने गर्दन पे उसकी रख देता है और ये 8 मिनट तक शोविन गर्दन पर घुटने रखे रहता है। और जब शोविन अपने पैर हटाता है तब तक जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो चुकी होती है। वह समय जब शोविन ने अपने घुटनों से जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को दबा कर रखा हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड बार बार कह रहा है, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। पर शोविन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। इस घटना का वीडियो वहीं पास में खड़ी एक महिला बना रही होती है और फिर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही वहाँ के ही अश्वेतों में ही नहीं बल्कि पूरी यूएसए के अश्वेतों में उग्रता आ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया हिंसक अहिंसक दोनों प्रकार के प्रदर्शनों के रूप में सामने आती है। देखने में ये एक छोटी सी बात है लेकिन प्रदर्शन बड़ा उग्र है। अर्थात चकाचौंध भरे अमेरिका में कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता, या कुछ तो ऐसा है जिसे चकाचौंध की चादर के नीचे दबा कर रखा गया है। कई बार ऐसा होता है ना छात्र जीवन में कि बहुत कुछ गंदा है, कोई आपसे मिलने आ गया, आपको सफाई करनी है तो आप अपनी तख्ती के नीचे सारी गंदगी डाल देते हैं और ऊपर से एक नई चमकदार चादर और 2 चमकदार तकिया अच्छे नए खोल के साथ लगा देते हैं और वो आता है और देखता है, वाह कितनी सफाई से लड़का या लड़की रहती है। लेकिन उसे पता नहीं कि उस चमक धमक भरी चादर की तख्ती के नीचे कितनी गंदगी भरी हुई है। अब यह मुद्दा पूरे अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों महाद्वीपों में भी फैल चुका है और यह श्वेत और अश्वेत के मध्य संघर्ष का रूप ले चुका है। यद्यपि कई श्वेतों ने भी इस संघर्ष को, इस विद्रोह को समर्थन प्रदान किया है, लेकिन इसके बावजूद श्वेत और अश्वेत के विभेद को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया तो प्रकट हो ही रही है। दोस्तों, जो कुछ वर्तमान में होता है उसके बीज कहीं अतीत में बोए गए होते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड और शोविन उस वृक्ष की 2 डालियां हैं जिसके बीज कहीं 18वीं 19वीं शताब्दी या उससे पहले बोए गए थे। तो आइए देखते हैं क्या है इस संघर्ष का इतिहास।
15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। यूरोप में नई चेतना आई और यूरोप के कई देशों से जो साहसी नाविक थे वे नए नए देशों के लिए नए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकल पड़े। इन्हीं में अटलांटिक महासागर में कोलंबस नामक व्यक्ति ने सन 1492 ईस्वी में यात्रा की। उसका उद्देश्य नए समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचना था, लेकिन वह भटक गया और वह दक्षिणी अमेरिका जा पहुंचा। एक बार वह दक्षिणी अमेरिका क्या पहुंचा, उसके बाद यूरोप के अन्य देशों के साहसिक नाविक इस पूरे क्षेत्र के महासागर को अपने जलयानों से खंगाल के रख देते हैं। धीरे धीरे यूरोप के कई देश वहां पहुंचे और समय के साथ एक बंटवारा सा हो गया। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन का आधिपत्य रहा, कुछ फ्रांसीसी रहे, जबकि दक्षिणी अमेरिका में स्पेन और पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। उत्तरी अमेरिका में अगर आप अटलांटिक महासागर देखें तो अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अब हम महाद्वीप के संदर्भ में देखें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जब ये साहसी नाविक पहुंचे तो इन्होंने इन क्षेत्रों पर कब्जा किया और यहाँ के जो स्थानीय निवासी रेड इंडियन थे उनको युद्ध में परास्त किया, उनको बंदी बनाया या फिर उनको और पश्चिम की ओर धकेल दिया। अर्थात यूरोप के जो ये तथाकथित सभ्य लोग जा रहे हैं उन्होंने उन मूल निवासियों के अधिकारों का हनन कर वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब एक बार साहसी नाविक पहुंच गए और एक बार मार्ग खुल गया तो और अन्य लोग भी यहां पहुंचना प्रारंभ करते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना होगा, आखिर कैसे लोग हैं जो उत्तरी अमेरिका में पहुंच रहे हैं। वे अपराधी जिन्हें यूरोप के देशों में, खास तौर पे ब्रिटेन में सभ्य समाज के लिए उचित नहीं माना जाता था, उन अपराधियों को भी इस क्षेत्र में भेज दिया गया। ऐसे विचारक चिंतक जिनके विचार यूरोप या ग्रेट ब्रिटेन की तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ माने जाते थे, उनको देश निकाला देकर इन क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया। वो व्यापारी महाजन जो रिस्क लेकर पूंजी का निवेश करके अपना लाभ बढ़ाना चाहते थे, वो महाजन व्यापारी इस क्षेत्र में आ गए। वे पादरी जिनको ग्रेट ब्रिटेन के समाज में बड़े पादरियों के आगे सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन वे क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत को फैलाने के लिए इच्छुक थे, वो भी इस क्षेत्र में आ गए। अर्थात उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में विभिन्न प्रकार के लोग आए। कुछ साहसी नाविक हैं, कुछ चोर लुटेरे हैं, कुछ पादरी हैं, कुछ विद्वान और चिंतक हैं, भांति भांति के लोग हैं। और इन लोगों ने मिलकर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपनी मेहनत से अपना नया संसार बसाना शुरू कर दिया। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ खोने के लिए था वो ग्रेट ब्रिटेन या यूरोप के अन्य देशों में खो कर आए थे, इसलिए इनके पास यहाँ केवल पाने के लिए था। खोने के लिए तो यहाँ के मूल निवासियों को था। यहाँ के मूल निवासी पकड़े गए, दास बनाए गए, हजारों की संख्या में मारे गए, उस क्षेत्र से दूर ढकेल दिए गए और धीरे धीरे करते करते उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 बस्तियां निर्मित हुईं। 10 और 3 13 बस्तियां निर्मित हुईं। इन बस्ती के लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत का निर्माण किया। यह बात जब ब्रिटेन को पता चली कि हमारे यहाँ से गए लोगों ने वहाँ 13 बस्तियाँ बसा ली हैं और वो 13 बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ की विकास के अद्भुत अवसर हैं, जहाँ संसाधन भरे पड़े हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन के लोग वहाँ पहुँचे। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने इन 13 बस्तियों से संपर्क स्थापित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि ये तो ग्रेट ब्रिटेन के अपने ही लोग हैं,
ग्रेट ब्रिटेन आप ही का है। अभी आपको प्रशासन का अनुभव नहीं है, अभी आपको व्यापार का अनुभव नहीं है, अतः ग्रेट ब्रिटेन चाहता है कि आपको प्रशासन और व्यापार का अनुभव दिलाया जाए। और ये सब करते करते धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन ने इन 13 बस्तियों के प्रशासन में, इन 13 बस्तियों के उद्योग व्यापार धंधों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन 13 बस्तियों को प्रारंभ में लगा कि ग्रेट ब्रिटेन से ही ये इनके पुरखे आए हुए हैं, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन से इनको एक भावात्मक लगाव महसूस होता था और इन्हें उम्मीद थी कि ग्रेट ब्रिटेन कितना भी बुरा होगा लेकिन यह अपना ही राष्ट्र रहा है, इसलिए कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेगा। लेकिन ये भूल गए कि ग्रेट ब्रिटेन एक औपनिवेशिक मानसिकता से कार्य कर रहा था, जिसका उद्देश्य केवल लूटना, केवल शोषण करना होता है, चाहे फिर वो कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो। जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के धन का शोषण किया, भारत को लूटा, उसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन ने उस वक्त तक यूएसए नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका की इन 13 बस्तियों को लूटना प्रारंभ कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ऊपर से तो प्रदर्शित करता कि इनके हित में कार्य कर रहा है, लेकिन कानून ऐसे बनाए जाते, टैक्स ऐसे लगाए जाते जिससे कि लाभ केवल ग्रेट ब्रिटेन का होता था, इन 13 बस्तियों का सिर्फ शोषण होता था। लेकिन किसी का शोषण कब तक किया जा सकता है? उत्तरी अमेरिका के 13 बस्तियों के जो दार्शनिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें टॉमस पेन जैसा भी व्यक्ति है, वह समझ जाता है कि आखिरकार ब्रिटेन क्या कर रहा है। उसने अपने लेखों द्वारा, बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों ने अपने लेखों द्वारा अमेरिका के इन 13 बस्तियों को जगाने का कार्य शुरू किया। यहाँ स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियों जैसे संगठन निर्मित हुए। उधर ग्रेट ब्रिटेन में सन 1760 के दशक के दौरान जॉर्ज तृतीय सत्ता में आया। किंग जॉर्ज तृतीय गद्दी पर आसीन हुआ और किंग जॉर्ज तृतीय ने अमेरिका पर नए टैक्सेस आरोपित करने शुरू कर दिए। अमेरिका वासियों को इन टैक्स को देने में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन अमेरिका वासी ये चाहते थे कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद में इन 13 बस्तियों से भी चुने हुए लोग जाएं और ये इन 13 बस्तियों की समस्याओं को वहाँ की संसद में रखें, अर्थात इन 13 बस्तियों को भी ग्रेट ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जबकि ग्रेट ब्रिटेन ऐसी किसी भी छूट को देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आज छूट दे दी तो कल ये और छूट मांगेंगे। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन ने ऐसी किसी भी रियायत को देने से इनकार कर दिया। और जब रियायत को देने से इनकार कर दिया, तब अमेरिका की 13 बस्तियों ने नारा बुलंद किया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। किंग जॉर्ज ने कहा यह विद्रोह है। नहीं, किंग जॉर्ज के मंत्री ने कहा कि हुजूर यह क्रांति है। जैसे ही अमेरिका वासियों ने यह उद्घोष किया, वैसे ही ब्रिटेन अमेरिका वासियों पर और सख्त होता चला गया और अमेरिका वासियों के अंदर ब्रिटेन से मुक्त होने की भावना और मजबूत होने लगी। ग्रेट ब्रिटेन भूल गया कि ये जो अमेरिका में 13 बस्तियों के लोग हैं, इनके रग रग में स्वतंत्रता बसी हुई है। चाह के भी इन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इन 13 बस्तियों की स्थापना ही स्वतंत्रता की मानसिकता के साथ हुई है। ग्रेट ब्रिटेन ने इन्हें समझने में भूल की, और जब ग्रेट ब्रिटेन ने और सख्ती की तो यहां पर उत्तरी अमेरिका के इन 13 राज्यों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर कई बैठकें हुई, जिन्हें महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। और इन्हीं महाद्वीपीय कांग्रेस के क्रम में 4 जुलाई सन 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई।
4 जुलाई सन 1776 को एक तरह से अमेरिका की 13 बस्तियों ने ब्रिटेन से स्वयं को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम अब ब्रिटेन के अधीन नहीं हैं। इसीलिए 4 जुलाई इनका स्वतंत्रता दिवस होता है। जैसे ही यह खबर ब्रिटेन पहुंची, किंग जॉर्ज ने या वहां की संसद ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक सेना अमेरिका में हो रहे इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजी। इधर सर्वसम्मत से अमेरिका की सेनाओं की बागडोर जॉर्ज वाशिंगटन के हाथों सौंप दी गई। एक तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक बड़ी सेना, सुसज्जित सेना जिसके पास साधनों की कमी नहीं है, दूसरी तरफ जॉर्ज वाशिंगटन की छोटी सेना, अप्रशिक्षित सेना, अनुभवहीन सेना, संसाधनों के लिए जूझती हुई सेना। 2 सेनाएं हैं, लेकिन दोनों के नेचर में बड़ी असमानता है। लेकिन जीत और हार कभी संख्या बल से नहीं होती। यह सत्य है कि अमेरिकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका जिगरा बड़ा था। वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। वो मातृभूमि के अपने चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और मातृभूमि के एक एक कतरे के लिए लड़ने को तैयार थे। जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व इन्हें और भी मारक बना देता था। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ और विश्व ने देखा कि कैसी एक छोटी सेना ने अपने से कहीं अधिक कुशल सेना को करारी मात दी। 1783 में ब्रिटेन की निर्णायक पराजय हो गई और फिर पेरिस की संधि के बाद अमेरिका की 13 बस्तियों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता तक ये 13 बस्तियां तो एक साथ मिलकर लड़ रही थीं, लेकिन असली समस्या स्वतंत्रता के बाद आई। अगर ये 13 बस्तियां एक साथ आ जाती हैं, एक देश बन जाती हैं, एक साझा संविधान तैयार होता है, तो क्या उनके अपने अधिकार खत्म हो जाएंगे? कोई भी राज्य अपने विशेषाधिकार को त्यागने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसा लगा एक बारगी कि जो स्वतंत्रता या जो क्रांति, जो अमेरिकी क्रांति के दौरान जो कुछ पाया गया था वो खो जाएगा और ये 13 बस्तियां एक नहीं हो पाएंगी। लेकिन उस दौर के नेताओं ने दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक परिसंघीय व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र मजबूत होगा, परिसंघ मजबूत होगा, राज्यों के भी अधिकार होंगे, राज्यों के अधिकारों में परिसंघ या केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये राज्य भी परिसंघ से अलग नहीं हो सकेंगे। अर्थात अविभाज्य केंद्र और अविभाज्य राज्य दोनों ही ऐसे रहेंगे। एक नया संविधान बनाया गया जो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था, जो चेक एंड बैलेंस पर आधारित था और एक नए राष्ट्र का विकास हुआ। 13 राज्य एकता के सूत्र में अमेरिका में बस गए, अमेरिका में बंध गए। 13 कॉलोनी अमेरिका में एकता के सूत्र में बन गई तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संयुक्त राज्य आगे आ गए और यह कंट्री कहलाई संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के इस संग्राम में, अमेरिका की इस क्रांति में फ्रांसीसियों ने भी अमेरिका का सहयोग दिया था, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में ब्रिटेन से हारे थे और उन्होंने अमेरिकन क्रांति में अंग्रेज़ों से अपनी खुन्नस निकाल ली और उन्होंने अमेरिकियों को सपोर्ट किया। और अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में स्थित है, वह वास्तव में फ्रांस द्वारा ही उपहार स्वरूप दी गई। अब एक नया अमेरिका सामने आ गया
लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति में स्वतंत्रता पर तो बल दिया गया, लेकिन समानता पर बल नहीं दिया गया, और यही आगे चलकर नासूर बनने वाला था। इन 13 बस्तियों में दासों का व्यापार होता था। अफ्रीका से बड़े पैमाने पर दास लाए जाते थे और उनसे हर तरह के कार्य कराए जाते थे। बड़ी मात्रा में दास अमेरिका की 13 बस्तियों में लाए गए, और जब यूएसए अस्तित्व में आ गया और यूएसए का जो आर्थिक सामाजिक ढांचा था वो भी अलग अलग था। यूएसए के जो उत्तर वाले राज्य थे वहां पर उद्योग प्रमुख था, वहां पे शहरी व्यवस्था प्रमुख थी, वहां खुली मानसिकता थी। जबकि जो दक्षिण वाले राज्य थे वहां कृषि प्रमुख थी, कपास की कृषि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी। यहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों को, अफ्रीका से लाए गए अश्वेतों को दास की तरह रखा जाता था। उनके समानता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जबकि अमेरिकी क्रांति जिसने स्वतंत्रता जैसे मूल्य को जन्म दिया था, तो उत्तर के लोग जो औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे उनका यह मानना था कि इन दासों को भी समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। उत्तर के लोग आदर्शवादी बातें कर रहे थे और दक्षिण के लोग व्यवहारिक बातें कर रहे थे। दासता उत्तर के लोगों के लिए आदर्श की बात थी और दासता दक्षिण के लोगों के लिए जीने मरने की बात थी, क्योंकि पूरी की पूरी आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था दक्षिण के राज्यों की इन अश्वेतों पर निर्भर थी, और अश्वेतों को दास बना के रखना इनके लाभों के लिए अनिवार्य था। नतीजा, समस्या बढ़ती गई। धीरे धीरे यूएसए का भी विकास होता गया, यूएसए का विस्तार पश्चिम की तरफ होता चला गया, नए नए राज्य जुड़ते गए और दक्षिण और उत्तर के बीच विवाद बढ़ता चला गया, और 100 सालों में यह विवाद अत्यंत गहरा हो गया था। 1860 के दशक में बिल्कुल प्रारंभ में चुनाव होने थे और रिपब्लिकन पार्टी ने अब्राहम लिंकन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, और अब्राहम लिंकन दासता के खिलाफ था। इससे दक्षिण के राज्यों को लगा कि अगर अब्राहम लिंकन जीत जाता है तो वह दासता को समाप्त कर देगा, और इसे दक्षिण के राज्यों ने अपने अधिकारों पर आघात माना। अतः दक्षिण के राज्यों ने परिसंघ से अलग होने की घोषणा कर दी। चुनाव हुए, अब्राहम लिंकन विजयी हुआ, और अब्राहम लिंकन ने इन दक्षिण राज्यों के खिलाफ अभियान छेड़ा, और इसमें अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में सेना विजयी रही, और अंततः दासता का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। इस प्रकार अफ्रीका से लाए गए अश्वेत दास अब मुक्त थे। लेकिन जिस समाज में सदियों से असमानता रही हो, जिस समाज में सदियों से भेदभाव किया गया हो, क्या वह विभेद इतनी जल्दी समाप्त हो जाने वाला था? बिल्कुल नहीं, और यह हुआ भी नहीं। श्वेतों ने अपने श्वेत होने के दंभ को कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने को श्रेष्ठ मानने के दंभ को कभी नहीं त्यागा। अश्वेतों को हीन भावना से देखा गया, अश्वेतों के अधिकार नहीं दिए गए। समानता कागजों पर तो आ गई, पर व्यवहार में समानता नहीं आ गई। दोस्तों, आज हम लोग कितना भी ये कह लें कि हम नस्ल भेदी नहीं हैं, लेकिन अगर गोरा बनाने वाली क्रीम हो जाए तो हम गोरे बनाने वाली क्रीम के डिब्बे दर डिब्बे खरीद लेंगे, बस वो गारंटी दे कि वो हमको गोरा बना देगी। हम में से अधिकांश लोग जो क्रीम लगाते हैं वो ये सोच के लगाते हैं कि वो गोरे हो जाएंगे, अर्थात हमारी मानसिकता में ही कहीं नस्ल भेद भरा हुआ है। कोई कितना भी काला क्यों न हो, जब वह जीवन साथी ढूंढेगा तो वह गोरा ही ढूंढेगा। गोरेपन के प्रति ललक
सबकी होती है। तो क्या हम नस्ल भेदी नहीं? किस मुंह से हम अमेरिका के नस्ल भेद की भर्त्सना कर सकते हैं, जबकि अंदर से हमारे अंदर नस्ल भेद कूट कूट कर भरा हो। अमेरिका में कहने को तो समानता की चीजें आ गईं, लेकिन वास्तव में इन्हें समानता नहीं मिली। सन 1861 से 65 तक जो गृह युद्ध चला था, उस गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की विजय हुई। नया अमेरिका उभर के आया, जहां पर अश्वेतों के अधिकारों की बात की जाती रही, लेकिन अभी भी इन्हें अधिकार नहीं मिले। 100 सालों बाद फिर एक आंदोलन होता है। 1966 से 75 तक ये आंदोलन चला। इसे हम सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। और यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेतों को स्कूल में एडमिशन, कॉलेजों में एडमिशन, भूमि पर अधिकार आदि के लिए आंदोलन किया। कैनेडी महोदय ने, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सपोर्ट किया, लेकिन दोनों की हत्या कर दी गई। यद्यपि कुछ ऐसे कानून पास किए गए जिससे अश्वेतों का विरोध दब गया और धीरे धीरे भूमंडलीकरण के दौर में श्वेत और अश्वेत के बीच जो दूरियां थीं वो कम भी होती चली गईं। अश्वेत मुख्य धारा का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन जब विभाजन बहुत गहरे तक होता है तो वह कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। सन 2020 का दौर देखिए, जब व्यक्ति स्वयं में कई समस्याओं से ग्रस्त है। उसके अंदर एक भय है, एक कुंठा है, नौकरी के चले जाने की एक चिंता है, अंदर से भरा बैठा है। वह व्यवस्था के प्रति आक्रोशित है। सबसे ज्यादा कोरोना से अगर ग्रस्त कोई राष्ट्र है तो अभी अमेरिका, यूएसए है। यूएसए के लोगों के अंदर एक अजीब सी कुंठा है, और उस कुंठित माहौल में अगर जॉर्ज फ्लॉयड जैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो यह कुंठा, जो व्यक्ति पहले से भरा हुआ है, जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के विरोध के रूप में फटकर बाहर आती है। वास्तव में वर्तमान में जो श्वेतों के खिलाफ अश्वेतों का प्रदर्शन है, या व्यवस्था के खिलाफ अश्वेतों का प्रदर्शन है, जिसमें अश्वेत अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, या अश्वेत इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव न किया जाए, वह कोई रिस्पॉन्स या कोई आंदोलन न होकर एक प्रतिक्रिया मात्र है। आज का यूएसए पहले का यूएसए नहीं है। आज श्वेत भी अश्वेतों के साथ हैं और उनकी मांगों को आगे रख रहे हैं। लेकिन विश्व का कोई भी समाज समतामूलक नहीं है, असमानताएं मौजूद हैं। यह संविधान की जिम्मेदारी है, यह बहुसंख्यक लोगों की जिम्मेदारी है कि वो प्रयास करें कि असमानता कम से कम की जा सके। ट्रंप महोदय स्वयं में एक प्रतिक्रियावादी शासक हैं। अश्वेत की जो क्रियाएं हैं वो भी एक प्रतिक्रिया है। अब जब दो प्रतिक्रियावादी ताकतें एक साथ संघर्ष कर रही होंगी तो क्या आपको लगता है इसका कोई हल मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। वास्तव में देखा जाए कि वर्तमान में अश्वेतों ने जिस प्रकार हिंसा का सहारा लिया है, जिस प्रकार दुकानों में लूटपाट की है, जिस तरह सुपर स्टोर में लूटपाट की है, जिस तरह से बिना समझे बूझे अश्वेतों की मूर्तियों को गिराया है, उन्होंने उन अश्वेतों की मूर्तियों को भी गिरा दिया है, उन्होंने उन श्वेतों की मूर्तियों को भी गिरा दिया है जिन्होंने इन अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। वास्तव में अश्वेतों का यह विद्रोह इस वक्त अराजकता की तरफ जा रहा है। अश्वेतों का विरोध वर्तमान में दिशाहीन है। नेतृत्वकर्ता के अभाव में यह विरोध भटकता हुआ महसूस हो रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब यह अन्य देशों में भी इसका प्रसार हो चुका है। ट्रंप महोदय ने एंटिफा नामक ग्रुप को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है और वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इसका दमन किया जाएगा। वर्तमान में अमेरिका में चुनाव भी चल रहे हैं और आप जानते ही हैं, चुनाव के दौरान हुई एक एक घटना का चुनावी परिदृश्य में फायदा उठाया जाता है। यही चीज़
वर्तमान के अमेरिका में भी हो रही है। कोरोना ऊपर से यह स्थिति अमेरिका के समाज के लिए अत्यंत भयावह है, लेकिन वहाँ की चिंगारी हर जगह फैल रही है। भारत में भी उसी के तर्ज पर कई आंदोलनों को किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आंदोलन किए जाने चाहिए, असत्य को असत्य बताया जाना चाहिए, दमन और बर्बरता का विरोध किया जाना चाहिए, संविधान के हकों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई में यह भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि आप जिन मूल्यों को लेकर लड़ रहे हैं उन मूल्यों का हनन न हो। यदि उन मूल्यों का हनन होता है तो सरकार को आपके विरोध को दमित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज का अमेरिका, आज का यूएसए जिस दौर से गुजर रहा है, यह उसके अतीत का ही परिणाम है। हाँ, अगर ट्रंप से बेहतर कोई शासक होता या ट्रंप से बेहतर कोई राष्ट्रपति होता तो शायद वो और बेहतर तरीका निकाल पाता इस विरोध से निपटने के लिए। किंतु अभी ट्रंप असहाय दिख रहे हैं या ट्रंप इसका राष्ट्रपति के चुनाव में फायदा उठा ले जाना चाहते हैं। किंतु यूएसए जैसे राष्ट्र में जब जमीन पर पड़ा कोई एक व्यक्ति, भले ही वो अपराधी क्यों न हो, कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड ने 7 बार जेल यात्राएं की हैं, अपराध की उनके पास बड़ी लिस्ट है, जॉर्ज फ्लॉयड शहीद नहीं हो सकते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड के पक्ष में ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यूएसए जैसे राष्ट्र में जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर गिरा हो और एक पुलिस वाला उसकी गर्दन पर पैर रखे खड़ा हो और वह व्यक्ति हाथ को पटक पटक के कह रहा हो, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती हो, तो इस कृत्य को सही तो नहीं ठहराया जा सकता। इसका विरोध तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि विरोध को एक दिशा दी जा सके। विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वास्तविक विरोध दब जाए और उसमें अराजक तत्व अपने हितों को साध जाएं, और शायद अमेरिका में आज वही हो रहा है। मित्रों, आगे और भी घटनाएं होती रहेंगी। अमेरिका की घटना पर आप निगाह रखिए, और भी चीज़ें देखिए। हमने एक संक्षिप्त इतिहास आपको बताया, विस्तार से आपको पढ़ना है तो आप कई अच्छी किताबें इसमें देख सकते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे कई अच्छी किताबें मौजूद हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम इतनी बात तो आपकी समझ में होनी चाहिए। जब तक मैं आपके लिए यह एपिसोड कर रहा हूँ, तब तक सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने की खबर आ चुकी है। हृदय को द्रवित कर देने वाली घटना है, क्योंकि एक युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, जब उसकी मृत्यु होती है, वह एक समाज की असफलता होती है, वह एक व्यवस्था की असफलता होती है, वह एक राष्ट्र के लिए क्षति होती है। तो अगला एपिसोड मैं सुशांत सिंह राजपूत पे ही बनाऊंगा। उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए किस्सों पर चर्चा करूंगा, बातों पर चर्चा करूंगा, और मैं इसी तरह निरंतर आपके लिए कोई न कोई किस्सा लाता रहूँगा। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगता है, आपको यह किस्सा समझ में आ रहा है, आपको लगता है आपने कुछ जाना, आपका कुछ मनोरंजन हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत से अनकहे अनछुए किस्से भी आप तक लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।